है कि आप कहते हैं कि टीवी मत देखें, और जो सोशल मीडिया पे हमने देखा है फेक न्यूज़, जैसा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भी आप जिक्र करते हैं, तो मेरा सवाल यह है कि हम जानकारी कैसे हासिल करें और एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हो। जैसे हम लोग यहाँ ये बड़ा संघर्ष है। हाँ। बता रहे थे ना, सूचना का अधिकार के लिए लड़िए। अब का जो टेलीविजन है, आपको मीडिया के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जो पत्रकार अच्छा काम कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं, मैं तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी कर रहे हैं, आपको उस पर नजर रखनी पड़ेगी कि क्या इसे सरकार आसानी से इसकी दुकान बंद कर सकती है। आपको किसी भी सरकार का सबसे अच्छा मूल्यांकन पता है क्या है? पैमाना, पहला पैमाना क्या होना चाहिए कि उसके दौर में मीडिया आजाद था कि गुलाम था। अगर गुलाम था तो उसका कोई भी काम अच्छा नहीं, अगर मीडिया आजाद था तो उसके बहुत से काम अच्छे हो सकते हैं। सर, मेरा एक सवाल है, नई पीढ़ी के सहाफियों के लिए, नई पीढ़ी के जर्नलिस्टों के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? जीवन को थोड़ा क्लीन रखिए, साफ सुथरा। महिलाओं का थोड़ा सम्मान कीजिए, दहेज मत लीजिए, ये सबसे आसान काम है। अगर आप राष्ट्र में कोई योगदान करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कमज़ोर हैं, तो सिंपल सा तरीका है, माँ बाप के सामने इतना कह दीजिए कि थैंक यू, दहेज लेके शादी नहीं करेंगे, बस हो गया। बाकी जीवन भर कुछ ना भी करें तो भी आप सोसाइटी को बहुत कुछ दे के चले जाएंगे, इतना तो कर लीजिए। वो नहीं करेंगे तो फिर अंत में पहुंच के लोकप्रिय हो जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। कुकर के ऐड के लायक लोकप्रिय हो जाएंगे। बहुत सारे लोग वो वाटर प्यूरीफायर के भी ऐड देते हैं एमपी बनने के बाद, वो हो जाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन बात का असर नहीं होगा सर, वो लिख नहीं पाएंगे, वो फन, वो जादू, वो सब गायब हो जाएगा। रवीश जी, मेरे बहुत दो सिंपल क्वेश्चंस है। एक तो आपको क्या ये लग रहा है ये जो क्राइसिस है ये महज 3 साल का क्राइसिस नहीं है? 3 साल का नहीं है, कभी भी नहीं। कहीं नहीं। ये तो नहीं है कि प्रिंसिपल न्यूट्रलिटी जो मीडिया ने शायद फॉलो मैंने कहा ना कि मैं 2010 से टीवी देखना बंद कर दिया था, वो 2014 के 4 साल पहले की बात है। तो प्रिंसिपल न्यूट्रलिटी का एब्सेंस क्या एक वजह है जो क्राइसिस है आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में? देखिए, मेरी नजर में क्राइसिस है, पर वो तो सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। क्राइसिस आपके लिए है, मीडिया के लिए क्राइसिस नहीं है। मीडिया को अब काम नहीं करना पड़ रहा है, ऐड ही ऐड मिल रहा है सरकार के यहाँ से, सबके यहाँ से। जिसके यहाँ खबर के नाम पे कुछ भी नहीं, उसको सरकार सबसे ज्यादा ऐड देती है। जिसके यहाँ सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा, उसी के यहाँ सबसे ज्यादा सरकार का ऐड है। और आप देख रहे हैं, आपको फर्क नहीं पता चलता। आप वो ऐड जो है सरकार का, वो आपकी जेब से बन के जाता है। तो एक अच्छे मीडिया के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। वो लोग मौज कर रहे हैं सर, उनको तो कोर्ट साफ करने के 250 सर्फ भी खर्च नहीं होते, क्योंकि कोर्ट गंदा नहीं होता एसी में। इतना टेम्परेचर होता है कि आप उस कोट को 4-4 महीने पहन के एंकरिंग कर सकते हैं। बाल ही तो बढ़ाने हैं, बाल कटाने हैं, बाल घटाने हैं, यही तो करना है। और क्या करना है? फिर रात में आके आपका खून बढ़ाना है, बीपी बढ़ाना है, यही तो करना है। सर, दूसरा सवाल यह, राहुल पंडिता ने एक आर्टिकल लिखा, इनसाइड हेट मोदी इंडस्ट्री, इस पे आपका क्या विचार? ऐसा तो कोई उद्योग आपको नजर आता है तो बता दीजिए, हम वहीं चले जाते हैं। देखिए, इसमें एक समस्या है। ठीक है कि जरूर एक नेता जब होता है तो उसके 2 पक्ष होते हैं। ये बहुत चालाक विवरण है कि कोई हेट मोदी इंडस्ट्री है। असल में इंडस्ट्री है, मगर वो प्रो मोदी इंडस्ट्री है। आपको क्या लगता है कि जो रिसोर्स आईटी सेल वालों के पास है, उनके सपोर्टर के पास है, वो दूसरों के पास भी है? क्या उस आर्टिकल में ये भी लिखा था कि 90% मीडिया जो है प्रो मोदी इंडस्ट्री है? लिखा था उसमें? नहीं ना। तो 90% का मुकाबला 1% के विचलन से तो आप नहीं कर सकते। मगर उनकी बात इस हद तक ठीक है कि मीडिया का जो बंटवारा हो गया है, ऑब्जेक्टिविटी की जो हत्या हुई है, वो नुकसानदेह है। और उसमें बड़ी भूमिका इस वक्त, पहली भूमिका तो जिनको वो कह रहे हैं कि हेट मोदी इंडस्ट्री है, क्योंकि 2014 से पहले उनकी थी, लेकिन इस वक्त वो प्रो मोदी इंडस्ट्री की है, हेट ऑपोजिशन इंडस्ट्री की है, हेट क्वेश्चन इंडस्ट्री की है, हेट फ्री स्पीच इंडस्ट्री की है। ये सब बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं। There's one gentleman whose hand has been up जो for the last पावर half में an बैठा है hour. उसे आप विक्टिम के रूप में पेश कर रहे हैं। कमाल है साहब। जो पावरलेस है वो क्या है?
अंग्रेजी वैसे कम जानता हूं, जितना समझा उसी के आधार पर बताया। मैं हिंदी में ज़्यादा नहीं बोल सकता, मगर अंग्रेजी सर में प्लीज बोलूंगा। अंग्रेजी में। यस सर। Creating employment in India, when 10 million or more unemployed are coming into the market, job market every year, especially with land bill making land acquisition very difficult, and also government putting so many restrictions. Do you have any solutions for this? And also Mr. Pai, if he is still in the audience, I would like him to respond because he is a public policy expert. Thank you. सर इसका जवाब जब मैं वोट मांगने में नहीं है। हाँ, नितिन गडकरी के मंत्रालय को दिक्कत हो सकती है कि उनके कुछ रोड प्रोजेक्ट्स इसकी वजह से अटके हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो फैक्ट्रियां हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहे हैं, उसके लिए लैंड एक्विजिशन जिम्मेदार नहीं है। और जब अब तो पता चल रहा है कि 27-28 इंडस्ट्रियलिस्ट को 10 लाख 15 लाख करोड़ का बैंक का कर्जा उन पर लदा हुआ है, तो इसका मतलब पैसा है आपके पास कि आप किसानों को उनके वाजिब दाम दे सकें, वो तो देना पड़ेगा। और ये लैंड एक्विजिशन की समस्या इसीलिए है कि आप वाजिब दाम नहीं देना चाहते, उनकी मर्जी को आप शामिल नहीं करना चाहते। अगर आप उनकी मर्जी को शामिल कर लेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे हम कब तक भागेंगे? आप जो निखिल के भाषण का सार है वो यही है कि हम और आप कम से कम सहमति के रास्ते की तरफ तो बढ़ें, उससे पहले असहमतियों का सम्मान तो करें, डिसएग्रीमेंट का सम्मान तो करें, डिसेंट को पहचानें तो, वरना हम नहीं कर पाएंगे। ये लैंड एक्विजिशन की वजह से नौकरियां नहीं हैं, बहुत सारे और इकोनॉमिक डिसीजंस हैं। मुझे लगता है सर कि जितना मैंने 2014 के बाद आर्थिक चीज़ों को गहराई से देखा है, मुझे लगता है, मैं उसका ऑथराइज्ड नहीं हूँ, मुझे लगता है कि हम जिस व्यवस्था के रास्ते पे चल रहे हैं उसमें अब और संभावनाएं नहीं बची हैं। आप पूछेंगे कि दूसरी संभावनाएं क्या हैं, वो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, लेकिन ये मुझे नज़र में आ रहा है कि उसमें संभावनाएं नहीं हैं। आप वो फ्लाईओवर के बाद मोनोरेल, मोनोरेल के बाद मेट्रो, मेट्रो के बाद बुलेट करते रह जाइए, लेकिन संभावनाएं जो रोज़गार की है मुझे नज़र नहीं आती हैं सर। तरह की जो तब्दीली देखते नहीं, हैं। इनसे कुछ नहीं होने वाला है। नागरिक अधिकार क्यों कहा गया है? वो सिर्फ आप अर्जी देकर सरकार से ही ना लें, बल्कि आप अखबार और मीडिया से भी डिमांड करें कि आप जो सूचना दे रहे हैं वो सही हो। फेक न्यूज़ देखिए, altnews.in, ये बूम लाइव आए या SM होक्स लेयर आए, ये सब क्या है? देखिए, इनको देख के भी आपको चिंता करनी चाहिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया का काम क्या है। वो सही सूचना का पता करे, लेकिन वो गलत सूचना छापने में लगा हुआ है, और सही सूचना का वो पता करने का काम जिसमें रिस्क ज़्यादा है उसने आउटसोर्स कर दिया कि भाई प्रतीक तुम देखो, एक्सपोज कर सकते हो तो कर देना, नहीं तो हमें कोई चिंता नहीं, हम तो जो मिला छाप देते हैं। तो वो ठीक नहीं है। तो सच बोलने की, सच पता करने की, ये कोई आसान चीज़ नहीं है सर कि आप सुबह उठेंगे और आपको सपने में आ जाएगा। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको, इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, और सारी कीमत आप मेरे ही ऊपर डाल देंगे तब तो फिर तो चुटकी में गायब ही कर देंगे, मुझे करने ही वाले हैं। जब गांधी जी पहले साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे तो उन्हें किसी ने एडवाइस किया था कि आप पहले इंडिया को जानिए, तो उन्होंने पूरी इंडिया को छापा, पूरी इंडिया को ट्रैवल किया था। सबसे लो 3rd क्लास ट्रेन में ट्रैवल करके उन्होंने पीपल के कल्चर को समझा, कहाँ के पीपल कैसे हैं। और नहीं, ये जानने के लिए हमारे नेता प्राइवेट जेट से जाते तो हैं। हाँ, प्राइवेट जेट से जाते तो है, लेकिन क्या हमारे एक्टिविस्ट जो है सिर्फ एक एरिया को एक एरिया को रह जा रहे हैं, लेकिन या पूरे देश को जाकर वो दे रहे हैं। और ऐसे एक समस्या बन रही है एक्टिविस्टों की जिनको बैलेंस्ड आउटलुक है, जहाँ जैसे कि आज के स्पीकर्स को है। और अगर ऐसा सिस्टम आना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, देखिए इसका जवाब ये है कि अगर आपका मतलब निखिल डे से है तो वो जिस एरिया में काम करते हैं जाहिर है कि उसी तक सीमित रहेंगे, और बेहतर है कि वो उस तक सीमित रहें। पर उन पे ये जिम्मेदारी ना डालें कि आप बंगाल के प्राइमरी एजुकेशन के बारे में भी बोलें। वहाँ पे समझने वालों के लिए वहाँ के भी लोग हैं। अभी जैसे मैं 227वां वक्ता हूँ, तो अगर मंथन को आप कामयाब इसी तरह से बनाते रहेंगे तो उन सब जगहों से भी लोग आएंगे और आपको सुनने का मौका मिलेगा। तो जो एक्टिविस्ट आया है वो अपने जीवन का, अपने इलाके का अनुभव लेकर आया है, तो उसे आप सुनिए, उससे आप उस पर आप ये बोझ मत डालिए कि उसके पास पूरे भारत का अनुभव क्यों नहीं है। हेलो रवीश जी। हाँ, मैं देख रहा हूँ एक सेकंड जी,
कौड़ियों से करोड़पति तक, वो 14 अप्रैल के दिन अंबेडकर जयंती, और वो सिटी लाइट को जो बस रहो बंसल मेहता, तो ये रवीश कुमार अभी हमको होना, वो रवीश कुमार कभी तो भी गुम हो गया ऐसा वो हमें इधर लग रहा है। सामने खड़ा है, नहीं, वो कहीं तो भी गुम हो गया लग रहा है। कैसे वो हो जाएगा? ऐसे भीड़ को हर अपने समय- ऐसे भीड़ को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है जो भीड़ ने अपने आंखों पे पट्टी बांध ली है। तो मेरा काम है बोलना जो मुझे मेरे हिसाब से सही लगता है। भीड़ ने कान बंद कर लिए हैं या आंखों पे पट्टी बांध ली है, ये पर- मेरी चिंता का कारण नहीं है। पर सर वो मैं वहां तक चिंता करूंगा कि किसी के कहने पे भीड़ मुझे मारने आ रही है, तब मैं चिंता करूंगा। जब तक नहीं आ रही है, मुझे बोलने दिया जाता है, मैं उनके नहीं सुनने के अधिकार का भी सम्मान करता हूं कि हाँ, वो मुझे नहीं सुनना चाहते, ज़रूर वो मुझे नहीं पसंद करते होंगे, तो हो सकता है कि मेरी बात अच्छी नहीं हो और इसका मुझे सम्मान करना चाहिए। बहुत बारिश हो रही है बाहर। एक यहाँ से one question here. Quickly. रवीश सर, यहाँ हेलो सर, अभी आपकी बात की एंड में आप एक इशारा दे रहे थे, इन्वेंटो दे रहे थे कि कॉरपोरेट मीडिया खरीद रही, हम पीछे नहीं जाएंगे, हम काम करेंगे। एक अफवाह ये फैली हुई कि एनडीटीवी को बीजेपी के कोई लोगों ने खरीद लिया है, तो अगर ये अफवाह सही है तो रवि जी ये नेक्स्ट तो स्टेप NDTV वाले बताएंगे ना, मैं वहाँ काम करता हूँ, जी कंपनी थोड़ी चलाता हूँ। नेक्स्ट स्टेप अगर ये अगर सच है तो क्या नया चैनल या नेक्स्ट चैनल क्या रहेंगे? नहीं, मैं चैनल नहीं चला सकता भाई। मुझे पढ़ने का काम, लिखने का काम अच्छा। दे दो, मैं वही कर सकता नए चैनल में जाएंगे हूँ। आप? उतना नहीं आ सकता। ओके, वहाँ से कौन रखेगा हमको यार, बड़ा मुश्किल है हमको रखना। Hello sir, sorry for asking such questions sir. If something happens to you, who will be responsible? अरे यार, ये सब मत पूछो, बुरी बुरी बातें यार, अच्छी अच्छी बातें कहो। क्या है यार, कुछ नहीं होगा आपके रहते हुए, और क्या आप नहीं हैं क्या? मेरे होने से पहले आपको कुछ हो जाएगा, ये समझिए, और जब तक आपको कुछ नहीं होगा, हमको कुछ नहीं होगा। आप बोलिए, आपके पास है? हाँ। हेलो रवीश जी, मेरा एक सवाल था कि अगर मीडिया को अगर कोई, जैसे कि आज के ज़माने में चल रहा है कि 95%, मोर देन 95% ऑफ द मीडिया वो फेक न्यूज़ या झूठी न्यूज़ को जो फैला रही है, तो हमारे पास पैमाना क्या रहेगा कि हम उसको तय कर पाएँ? क्योंकि अभी जैसे कोई एक न्यूज़ हो गई कि यूपी में कहीं एक गांव में इधर कुछ भी हुआ, तो हम वहाँ पे जाके तो हर चीज़ को जांच नहीं सकते। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो अंत में उनका पावर कम नहीं समझना चाहिए। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अभी यूपी में ही कैराना को लेकर जिस तरह से खेल खेला गया, भयानक था वो, झूठी सूचनाओं के आधार पे, बहुत मुश्किल है। लेकिन हम डिमांड तो करें कम से कम कि आप क्या दिखाते हैं। लेकिन वो पैमाना क्या रहेगा? आप पैमाना तो आप बंद कर दीजिए, वो अखबार जो ऐसा करता है। आप दूसरा अखबार ले लीजिए, अच्छा। अगले महीने तीसरा अखबार ले लीजिए। लेकिन हमारे पास तो पैमाना नहीं है कि हम डिसाइड यही पैमाना है। आप लगातार देखिए, बिना संघर्ष के ये चीज आएगा नहीं। और देखिए, फेक न्यूज के भी बड़े सारे ग्रेड हैं। एक तो जो सीधा सीधा फेक न्यूज है, एक वो फेक वो है कि जो खबर अब एक तरह से सही है, जैसे सुनंदा पुष्कर वाली खबर, ठीक, तो वो खबर सही होगी, लेकिन आप घेर किसको रहे हैं? जो आरोपी है। अरे भाई, 4 साल 3 साल हो गया, पुलिस वाले से पूछोगे ना कि जो उसका अभियुक्त है, एक ही चैनल के 4 माइक घूम रहे थे, मैंने वीडियो में देखा कि देखिए वो किस तरह से एक एक ट्रोल है। एक टीवी चैनल भी आपके पीछे ट्रोल बनकर आ सकता है कि 4 माइक, एक ही तरह का माइक लिए एक सांसद को घेर रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो ट्रोल बन रहे हैं ना, हम भी बन जा रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया में, जो नहीं बनना है। ये इस भाषा को, आज स्वच्छता अभियान का दिवस है, अगर इस भाषा को, इस टेंडेंसी को अगर हम नहीं मिटाएंगे तो कोई भी इसमें मारा जाएगा। सोचिए कितना भयावह है कि आपके आसपास 10 माइक हों और 10 एक चैनल के हों। कोई ऐसी डरावनी फिल्म देखी है? नहीं देखी ना? घर जाके यूट्यूब पे देखना, आपको डर लगेगा। तो वो सवाल किससे करना चाहिए था? पुलिस कमिश्नर से करना चाहिए था। जो जांच कर रहा है उससे करना चाहिए था कि तुम क्या जांच कर रहे हो अब तक। अरेस्ट करो ना, अगर कोई ऐसा किया तो अरेस्ट करो। उसी अभियुक्त से आप जा रहे हैं पूछने के लिए, कोर्ट तो नहीं है ना। जी, यस मैम। रवि जी, थैंक यू सो मच। आपको मैं रेगुलरली टीवी पे भी देखता हूँ, एंड यू आर वन ऑफ दोज फ्यू जर्नलिस्ट जिसको फॉलो करने का मन करता है और करता हूँ। आपने फिलहाल कुछ समय पहले पोइट्री भी लिखी दिल्ली को और राशि को लेके। आफ्टर सीरियस डिबेट उससे एंड करेंगे तो अच्छा लगेगा। लिख के नहीं लाए यार, याद नहीं रहता है, मतलब मेरे पास है नहीं कुछ।
मैं ये जानना चाहती हूँ कि मीडिया की आज़ादी के लिए क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द वे? क्या कर सकते हैं, थोड़ा तो नहीं। सतर्क रहिए, मतलब थोड़ा तो सतर्क रहिए कि ये जो डिबेट हो रहा है उस डिबेट के हिसाब से सही में आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। थोड़ा तो सतर्क रहेंगे ना, थोड़ा तो हम अपना दिमाग लगाएंगे ना कि रोज जाके उस तरह से कंज्यूम करते रहेंगे। कितना जो फियरलेस कितना बोलने के लिए है, जो लोग फियरलेसली फाइट भी करते हैं फिर भी वो चुप हो जाते हैं, क्यों? दूसरा बोलने आ जाता है फिर। And really the last question now. मुझे मिल नहीं रहा है, मैं कहाँ, आपने फंसा दिया मुझे। मैं आलोक जी का भी सवाल नहीं समझ पाया। और सर दीजिए मैं पढ़ देता हूँ। सर एक छोटा सा सवाल है सर। जी मिल गया है तो पढ़ देते हैं। ओके आप पढ़ लीजिए उसके बाद में सर। इसमें लड़का कह रहा है, मैं आज स्मॉल टाउन सा फील कर रहा हूँ और मैं मेट्रो सी। लड़की कहती है, हाँ जब भी तुम साउथ एक्स से गुजरती हो मैं करावल नगर सा महसूस करता हूँ। साउथ एक्स दिल्ली का बड़ा हिप इलाका है और करावल नगर यमुना पार का इलाका है, वर्किंग क्लास इलाका है। मैं आज स्मॉल टाउन सा फील कर रहा हूँ और मैं मेट्रो सी। हाँ जब भी तुम साउथ एक्स से गुजरती हो मैं करावल नगर सा महसूस करता हूँ। चुप करो, तुम पागल हो, दिल्ली में सब दिल्ली सा फील करते हैं। हमें लगता है ना कि दिल्ली में है तो सब दिल्ली हैं और कोई वैरायटी नहीं है। चुप करो, तुम पागल हो, दिल्ली में सब दिल्ली सा फील करते हैं। ऐसा नहीं है, दिल्ली में सब दिल्ली नहीं है। अब फोन भी आ रहा है इसमें यार। मैं आज स्मॉल टाउन सा फील कर रहा हूं और मैं मेट्रो सी। हाँ जब भी तुम साउथ एक्स से गुजरती हो मैं करावल नगर सा महसूस करता हूं। चुप करो, तुम पागल हो, दिल्ली में सब दिल्ली सा फील करते हैं। ऐसा नहीं है, दिल्ली में सब दिल्ली नहीं है। जैसे हर किसी की आंखों में इश्क नहीं होता। अच्छा तो मैं साउथ एक्स कैसे हो गई? जैसे कि मैं करावल नगर हो गया। सही कहा तुमने, ये 12 पुला फ्लाईओवर ना होता तो साउथ एक्स और सराय काले खां की दूरी कम ना होती। तुम मुझसे प्यार करते हो या शहर से? शहर से, क्योंकि मेरा शहर तुम हो। सर एक आप लास्ट सवाल। जी सर। सर आज जो चैनल्स पे लोग रिप्रेजेंटेटिव बन के बैठे हैं तो इनको जो लेके आके बिठाते हैं इसका क्राइटेरिया क्या है? क्योंकि ये देखा गया इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। ये देखा गया है सर कि जो लोग बैठ रहे हैं कुछ लोग तो ऐसी नफरत की बातें करते हैं, कुछ लोग तो एक धर्म के खिलाफ सीधा माने कि इंसल्टिंग बात करते हैं, कुछ लोग तो ये जो इनका जो क्राइटेरिया है तो ये किस क्राइटेरिया पे आके बैठ रहे हैं? कोई क्राइटेरिया नहीं है। और हर टीवी चैनल के नीचे जब बताता है कि इफ यू हैव सम कंप्लेंट्स प्लीज कंप्लेंट टू ब्रॉडकास्टिंग सो एंड सो, तो इसको कंप्लेंट करने के बाद कोई एक्शन क्यों नहीं होता सर? आपको क्या लगता है इस पे? कभी कभी एक्शन होता है, मतलब आपको कहा जाता है कि आपने ये गलती की है तो हम लोग कई बार बोल देते हैं, वो जेन्युइन मिस्टेक्स है। लेकिन ये जो परसेप्शन जो है ना, जो एडिटोरियल वाला है, तो उसमें कोई तरीका नहीं है कि उसमें हस्तक्षेप करे। और अगर आप उनके प्रदर्शन को देखेंगे जो NBSA है जो जहाँ भेजा जाता है, बहुत अच्छा तो नहीं है, क्योंकि बहुत से चैनल उनकी बातों को मानते भी नहीं हैं। कई बार कह देते हैं कि हम नहीं मानेंगे, तो वो कोई लागू नहीं है, पर उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। पर आप भेजते रहिए तो कम से कम जो लोग मेरे खिलाफ भेजते हैं वो नोटिस तो आ जाता है, तो इससे पता चलता है कि जनता सतर्क है। तो चलिए, और कहीं और नहीं तो मेरे पर एक्सरसाइज कर लीजिए, पर प्रैक्टिस में रहिए लगातार। देखिए, सिस्टम इंस्टीट्यूशन की डिमांड अगर हम नहीं करेंगे ना तो हम इसी तरह से हर चुनाव के बाद इसी मोड़ पर रहेंगे। किसी के जीतने हारने से हमें फर्क क्यों पड़ता है? पता है क्यों? क्योंकि सिस्टम पे हमारा ट्रस्ट नहीं है। हम छोटी छोटी बातों के लिए अपना ट्रस्ट किसी पार्टी में ट्रांसफर कर देते हैं। उसकी भी जान छोड़िए, उन लोगों को बहुमत मिला, उनको काम करने दीजिए। पर क्या करें, वो उनको सिस्टम बनाना चाहिए ना, जिससे हम अपना न्याय हम जाके सिस्टम से मांग लें। तो हर चीज़ का एक्सपेक्टेशन अगर हम उनके दरवाजे पर बैठेंगे, जिनका काम पॉलिसी बनाना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो यही सब ओपिनियन मैनेज करने में हर कोई लगा रहेगा। तो बेहतर है कि जो बुनियादी काम है आप सिस्टम की तरफ लौटिए और मांगिए व्यवस्था जो अच्छी हो, जो आपके हिसाब से हो, जो आपके लिए हो।
नेता मिल जाएंगे, जो नेता हैं वो बहुत ख़राब नहीं हैं, अच्छे भी हैं, इतना भी बुरा हाल नहीं है हमारे राजनीतिक दलों का। लेकिन जब सिस्टम ही नहीं रहेगा तो कोई भी अच्छा नेता वहाँ पहुँच के फेल ही करेगा, और अंत में अपने आप को फेल होने से बचाने के लिए वो सिस्टम को मैनिपुलेट करने लगेगा। तो आप ये डिमांड कीजिए कि आपका शहर का जो एसपी है वो पुलिस लॉ के हिसाब से निष्पक्ष रूप से काम करे, जो कलेक्टर है वो निष्पक्ष रूप से काम करे। उसका अगर पॉलिटिकल ट्रांसफ़र होता है तो आप चौकस रहिए, आप डीएम एसपी का साथ दीजिए। तो आप अगर सिस्टम का साथ नहीं, उनका भी साथ देना है, उनसे डिमांड भी करना है। तो अगर आप समझते हैं कि डेमोक्रेसी में नागरिक बनना, सिटीजन बनना इतना आसान है, तो भाई साहब इतना आसान नहीं है। वोटर बनना आईआईटी के इम्तहान से ज़्यादा मुश्किल तैयारी है। बहुत लोग सोचते हैं ये फोकट का काम है, चले गए 80% में गिना गया, वोट दे के आ गया, फोटो आ गया जी हमने लोकतंत्र के लिए वोट दिया है। ऐसा नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आप देखिए कि आपके नेता कितनी मेहनत करते हैं। हम अपने नेताओं का ऐसे मजाक उड़ा देते हैं, पर वो हमसे 10 गुना ब्रिलियंट प्राणी होते हैं वो, पर वो अच्छा होता है, वो सकारात्मक उनकी ऊर्जा उसमें लगती। तो थैंक यू वेरी मच रवीश जी।